पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सर्चिंग टेक्निक्स देखी थी, जिनमें ब्लाइंड सर्च थी और कुछ ब्रेडफास्ट सर्च एल्गोरिदम्स थे। तो उन एल्गोरिदम्स में फिर हमने ब्रेडफास्ट सर्च और यानी कि कुछ एल्गोरिदम जो थे, ए स्टार एल्गोरिदम या ग्रीडी एल्गोरिदम, इस तरह के एल्गोरिदम्स हमने स्टडी किए थे। उनकी एग्जांपल्स भी हमने देखी थी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो अब हम कुछ लोकल सर्च एंड मेटा ह्यूरिस्टिक एडवांस सर्च कुछ एल्गोरिथम, इनका नो हाउ करते हैं। बाकी इनकी डिटेल आगे फिर मुख्तलिफ चैप्टर्स में दी गई है। तो थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। Local search methods work by starting from some initial configuration, usually random, and making small changes to the configuration until a state is reached from which no better state can be achieved. ये जो लोकल सर्च मेथड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम्स मौजूद हैं। ये इस टाइप के एल्गोरिथम होते हैं जो कि शुरू से ही, यानी कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन उनकी रेंडमली हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनमें आपके कुछ पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम्स या इस तरह के एल्गोरिथम्स, जो कि इनिशियल जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो रेंडमली हम स्टार्ट करते हैं, और फिर करते करते हम जाके किसी एक नतीजे पे पहुंचते हैं, या हम बेटर जो सर्च जो स्टेट होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो until the reach from which no better state can be achieved, यानी कि हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं। आप एक्यूरेसी के लें या फिर जिस चीज को हम, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको हम मीट करने की कोशिश करते हैं इन एल्गोरिथम्स में। तो local search techniques used in this way suffer from the same problems as hill climbing, and in particular are prone to finding local maxima that are not the best solution possible. The method used by local search techniques are known as meta heuristics. ये जो लोकल सर्च टेक्निक्स जो हमारी हैं, इनको हम मेटा ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सिमुलेटेड अनीलिंग एक टेक्निक है, टेबू सर्च है, जेनेटिक एल्गोरिथम है, कॉलोनी ऑप्टिमाइज आंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, एंड न्यूरल नेटवर्क्स। यानी कि ये इस टाइप के एल्गोरिथम्स हैं जो कि बेस करते हैं एडवांस सर्च एल्गोरिथम में, या लोकल सर्च और मेटा ह्यूरिस्टिक्स भी इनको हम कह सकते हैं। तो इनकी जो डिटेल्स होंगी वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। हर एक एल्गोरिथम की हमने डिटेल पढ़नी है। जेनेटिक एल्गोरिथम्स की कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन हो या न्यूरल नेटवर्क हो, इनकी हमने डिटेल्स देखनी है। दिस काइंड ऑफ सर्च मेथड इज आल्सो नोन एज लोकल ऑप्टिमाइजेशन। इस टाइप के जो सर्च मेथड्स होते हैं, इनको हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, क्योंकि attempting to optimize a set of values but will often find local maxima rather than the global maximum। यानी कि इनमें सबसे पहले हम जो है वो लोकल मैक्सिमम को हम अप्रोच करते हैं और फिर ग्लोबल मैक्सिमा की तरफ जाते हैं। यानी कि लोकली हम कुछ सोल्यूशन फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर ग्लोबल्स की तरफ जाते हैं। अब लोकल सर्च एंड मेटा ह्यूरिस्टिक में a local search technique applied to the problem of allocating teachers to classrooms would start from a random position and make small changes until a configuration was reached where no inappropriate allocations were made। तो हम एक टाइम टेबल की एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि क्लासरूम में टीचर्स एलोकेट करने हैं, उनकी एक एग्जांपल। तो रैंडम पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक टीचर को उठा के किसी एक क्लास को दे देंगे, तो करते करते अंटिल के हम एक रीच कर जाएं एक अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट एलोकेशन वर मेड। यानी कि हम जब तक सारी एलोकेशन नहीं कर देते
तो उस वक्त तक हम जो अपना प्रोसेस होगा उसको जारी रखेंगे। तो यानी कि हमने एक एप्रोप्रिएट एलोकेशन करनी है टीचर्स की किसी क्लासरूम में। अब आइटरेटेड लोकल सर्च क्या होती हैं? आइटरेटेड लोकल सर्च टेक्निक्स अटेम्प्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लोकल मैक्सिमम बाय रनिंग द ऑप्टिमाइजेशन प्रोसीजर रिपीटेडली। यानी कि आइटरेटेड लोकल सर्च जो होती हैं वो रिपीटेडली एक ही यानी कि जो लोकल मैक्सिमा होता है प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उस पे रन होते रहते हैं। यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइट्रेशंस, मल्टीपल आइट्रेशंस उस पे चलती रहती हैं फ्रॉम डिफरेंट इनिशियल स्टेट्स। इफ यूज्ड विद sufficient iterations, this kind of method will almost always find a global maximum. The aim, of course, is in running methods like this is to provide a very good solution without needing to exhaustively search the entire problem space. In problems such as the traveling salesman problem, where the search space grows extremely quickly as the number of cities increases. यानी कि जब ट्रेवलिंग सेल्समैन जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो हमारी स्पेस होती है वो ग्रोज एक्सट्रीमली क्विकली करती है नंबर ऑफ सिटीज जब इंक्रीज होते हैं। तो रिजल्ट्स कैन बी जनरेटेड दैट आर गुड इनफ without using many iterations, where a perfect solution would be impossible to find, or at least it would be impossible to guarantee a perfect solution. Even one iteration of local search may happen upon the global maximum of course. इनमें जो पहली सर्च टेक्निक है वो टेबू सर्च है। टेबू सर्च को हम थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है। कि टेबू सर्च इज ए मेटा ह्यूरिस्टिक that uses a list of states that have already been visited to attempt to avoid repeating paths. The taboo search meta heuristic is used in combination with another heuristic and operates on the principle that it is worth going down a path that appears to be poor if it avoids following a path that has already been visited. यानी कि टेबू सर्च में यह होता है कि आप जिस पाथ पे एक एल्गोरिथम चला गया है तो वो अब उस पाथ को अगर उससे कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ, कोई रिजल्ट हमें नहीं मिला, तो हम दोबारा उस पाथ को रिपीट नहीं करते। अगर मिल भी गया है फिर भी हम उस पाथ को दोबारा रिपीट नहीं करते। तो ये टेबू सर्च की जो टेक्निक है उसमें इस तरीके से सर्च किया जाता है। यानी कि आपने पाथ जिसको सर्च कर लिया है उस पाथ पे दोबारा आप नहीं जाएंगे। आर्ट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन ये एक एआई में आप कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, जिसमें फॉरेजिंग आंट्स लीव्स ए ट्रायल ऑफ pheromones so that they can lead other ants to find the food that they have found. यानी कि जो आंट्स हैं वो फूड को इसमें सर्च कर रही हैं, उसी बेस पे ये आर्टिफिशियली ये एल्गोरिथम बनाया गया है कि वो जो एंट्स होती हैं वो किस तरीके से फूड को सर्च करती हैं, फाइंड करती हैं। द ट्रायल ऑफ pheromones is renewed regularly so that if another ant finds a better route, यानी कि एक आंट ने एक जगह को तलाश कर लिया है तो बाकियों को भी वो बताती है कि इस जगह पे हमने फूड की सर्च की है, लेकिन अगर उससे भी बेस्ट सर्च किसी और आंट ने कर ली है तो बाकी आंट्स जो होंगी वो उसी रास्ते पे जाएंगी, यानी कि उसी पाथ को फॉलो करते हुए, उसी रूट को फॉलो करते हुए। यानी कि वो अगर
पहले रूट से बेटर रूट अगर दोबारा मिल जाता है किसी और ant की वजह से, तो बाकी सारे जो हैं जो पार्टिकल्स होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, बेटर रूट की तरफ, अगर वो पहले से बेहतर मिल चुका है. The pheromones along the old route will gradually fade, and the new superior route will become the most popular choice. यानी कि जो हमारा जो नया रूट होगा, इन आंट्स का जो नया रूट होगा वो सुपेरियर अगर है तो वो मोस्ट पॉपुलर चॉइस होगी. तो इसी तरह आर्टिफिशियली जब हम बिल्ड करते हैं इस टाइप की ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को, उनमें सेम वही चीज की जाती है जो कि ओरिजिनल एंट्स करती हैं. द एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन मेटा हेउरिस्टिक is based on this behavior. For example, when attempting to solve the traveling salesman problem, a set of artificial ants is sent out along the routes, leaving trails of pheromones that indicate how short the route they have taken is. Pheromones gradually fade, meaning that ants that follow later will take the route whose pheromones have been most recently updated. यानी कि उस रूट को फॉलो करेंगे जो कि अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन यानी कि सबको रहेगी, जितने भी पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर जब हम इनिशियलाइज करेंगे, तो यानी कि एक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन वो अगर फूड की तरफ जा रहा है तो बाकी सारे भी उसका पीछा करते हुए उसकी तरफ जाएंगे जो अपडेटेड रूट होगा, बेटर अपडेटेड जो रूट होगा. While attempting to follow the pheromones that indicates the shortest path, SEO has been successfully used to enable engineers to find the best way to route cables through a communication networks, because the ants are continuously foraging through the network. This method is able to cope extremely well with changes in the environments such as blockages and new routes. यानी कि इसकी ये यूजेज है इस टाइप के जो एल्गोरिथम्स होते हैं. We will learn more about artificial intelligence method based on biological system, artificial life in chapter 13. यानी कि जो आगे हमारा जो चैप्टर आ रहा है, अभी हम सिर्फ इसकी थ्योरेटिकली चीजें देख रहे हैं. अच्छा, वो कुछ नेट का इश्यू है मेरे ख्याल में, तो इस वजह से मेरी आवाज नहीं आ रही, तो कभी कभी बीच में प्रॉब्लम आ जाता है. तो आप काइंडली सारे ही लोग आ चुके हैं, जो स्लेट से नहीं आए हुए वो मुझे मैसेज कर दें अपने ईमेल एड्रेसेस, ताकि मैं आपको जो क्विज है वो ईमेल के जरिए भेज सकूं. 4 बजे स्टार्ट होगा. तो दूसरे नंबर पे जो एल्गोरिथम हमारे पास आता है वो सिमुलेटेड एनीलिंग आता है. तो आप मुझे ये मैसेज इसी पे करेंगे, जूम पे ही कर लें, जो मीटिंग ज्वाइन की हुई है इसी से मुझे मैसेज कर दें अपना नाम और ईमेल एड्रेस. सिमुलेटेड एनीलिंग कौन सी टेक्निक होती है? एनीलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लास और मेटल which involves heating the material to a very high temperature and then allowing it to cool very slowly. In this way, the atoms are able to form the most stable structure, giving the material great strength. So simulated annealing is a local search meta heuristic based on this method and is an extension of the process called
Metropolis Monte Carlo simulation. Simulated annealing is applied to a multi-value combinational problems where values need to be chosen for many variables to produce a particular value for some global function, dependent on all of the variables in the system. This value is thought of as the energy of the system, and in general, the aim of simulated annealing is to find a minimum energy for a system. यानी कि इसका ये एम होता है कि एक सिस्टम के लिए मिनिमम एनर्जी फाइंड करनी है, वो थ्रू हम किसके जरिए करेंगे, सिमुलेटेड एनीलिंग के जरिए करेंगे. सर ये भी सर्चिंग मेथड ही है, सिमुलेटेड एनीलिंग? जी जी, सर्चिंग मेथड है. तो जनरल जो इसका एम होता है सिमुलेटेड एनीलिंग का, फाइंड मिनिमम एनर्जी फॉर ए सिस्टम. यानी कि एक सिस्टम के लिए ये सर्चिंग ही है ना बेसिकली, कि वो फाइंड करती है कि कहां से हम मिनिमम एनर्जी एक सिस्टम के लिए जनरेट करेंगे. अब सिंपल Monte Carlo simulation is a method of learning information such as about the shape of a search space. The process involves randomly selecting points within the search space. An example of its use is as follows. A square is partially contained within a circle. Simple Monte Carlo simulation can be used to identify what proportion of the square is within the circle and what proportion is outside the circle. This is done by randomly sampling points within the square and checking which one are with the circle and which are not. यानी कि वो सर्कल से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं और सर्कल से जो बाहर जा रहे हैं उन पॉइंट्स की निशानदेही करना, ये सिंपल जो मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन है ये आइडेंटिफाई करता है. अब मेट्रोपोलिस Monte Carlo simulation extend this simple method as follows. Rather than selecting new states from the search space at random, a new state is chosen by making a small change to the current state. If the new state means that the system is a whole, has a lower energy than it did in the previous state, then it is accepted. If the energy is higher than for the previous state, यानी कि जो previous state थी उससे अगर energy high हो जाती है, then a probability is applied to determine whether the new state is accepted or not. This probability is called a Boltzmann acceptance criterion and is calculated as follows. E raised minus t e by t है. यहाँ पे जो t है is current temperature of the system and dE is the increase in the energy that has been produced by moving from the previous state to the new state. यानी कि previous जो हमारी state थी उससे जो new state produce हुई है उसमें जो energy में increase आया है, तो इस state को जो save रखती है वो DE, यहाँ पे ये जो equation हमने देखी है उसमें DE state जो है वो अपने पास इसका रिकॉर्ड रखती है. The temperature in this context refers to the percentage of steps that can be taken that lead to a rise in energy. At a higher temperature, more steps will be accepted that lead to a rise in energy than at low temperature. Simulated annealing was invented in 1983 by Vicky and et al. It was first used for placing VLSI components on the circuit board. अब हमारे पास है इसी टाइप का एक एल्गोरिथम है जेनेटिक एल्गोरिथम फॉर सर्च.
जो जेनेटिक एल्गोरिथम होता है इन्वॉल्व्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स यूजिंग ए मेथड्स based on the process of evolution that we see in nature. In much the same way as nature involves creatures that are best designed to suit their environments by selecting features that work, survival of the fittest genetic algorithm works by combining potential solution to the problem together in a way that tends to produce better solution over successive generations. जेनेटिक एल्गोरिथम बेसिकली जो काम करता है वो यानी कि दो टाइप्स के आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, वो अगर आपस में यानी कि उनका मिलाप होता है तो कुछ जो यानी कि खसूसियात होती हैं वो उन दोनों यानी कि आप उनको पेरेंट्स समझ लें, तो पेरेंट्स से कुछ खसूसियात ले लेता है और बाकी जो खसूसियात होती हैं वो एनवायरनमेंट से लेता है। यानी कि इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये जो करंट पैराडायमिक जो करंट डिजीज आई है हमारे यहाँ, ये जो कोरोना वायरस की, इसमें हुआ यूं है कि जब एक वायरस जनरेट हुआ है तो कहीं पे जाके उसकी आप ये समझ लें कि वो ज्यादा नुकसान दे रहा है और कहीं पे कम नुकसान दे रहा है। वो वजह यही है कि वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, मे भी हमारे मुल्क में इतना नुकसान उसने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट कुछ और था। तो कुछ चीजें जो लर्न करते हैं, इसी तरह हम जब आर्टिफिशियली जेनेटिक एल्गोरिथम को लर्न करवाते हैं वो यही होता है कि कुछ चीजें जो ऑटोमेटिकली जो हम जनरेट करवा देते हैं दो यानी कि पेरेंट्स से, लेकिन कुछ ऐसी जो खुशियात होती हैं जो कि वो एनवायरनमेंट से सीखता है और वो बेहतर की तरफ जाता है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे वालिदैन की कुछ खसूसियात हम में होंगी लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमने एनवायरनमेंट से सीखी हैं जो कि हम में भी उनसे लीड कर जाते हैं किसी जगह पे, यानी कि हम तालीम में आगे निकल जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने अपने वालिदैन से हमें इनहेरिट नहीं हुई बल्कि हमने एनवायरनमेंट से सीखी हैं। तो इस तरह की ही कुछ खसूसियात जो होती हैं वो जेनेटिक एल्गोरिथम्स में भी होती हैं, जो इस तरह के बायोलॉजिकल एल्गोरिथम्स होते हैं। This is a form of local optimization, but where mutation and crossover are used to try to avoid local maximum. यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, म्यूटेशन एंड क्रॉसओवर। क्रॉसओवर इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। बेसिकली क्रॉसओवर होता ये है कि दो यानी कि जो दो सेट्स होते हैं उनको हम उनकी वैल्यूज जो हमारे पास आ रही होती हैं उनको हम क्रॉस कर देते हैं। अगर एक एरे के अंदर 1 2 3 आया हुआ है और दूसरी एरे के अंदर सेम 6 4 5 आया हुआ है तो मे भी हम 3 और 6 को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो इसको हम क्रॉस ओवर कहते हैं। In short, a population of possible solutions chromosomes is generated and a fitness value for each chromosome is determined. This fitness is used to determine the likelihood that a given chromosome will survive to the next generation or reproduce. Reproduction is done by applying crossover to it. यानी कि जो क्रोमोसोम्स हम कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हुए वो टूट जाते हैं, यानी कि उनका असर इतना ज्यादा नहीं रहता, तो हम उनको फिर क्रॉस ओवर करवा देते हैं। क्रोमोसोम्स whereby features or genes of each chromosome, यानी कि हर एक क्रोमोसोम का जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है उसको हम जीन्स कहते हैं, तो उन जीन्स को हम क्या करवा देते हैं, क्रॉस ओवर करवा देते हैं एक दूसरे के साथ। Mutation is also applied
which involves making random changes to particular genes. यानी कि एक ही जीन्स के अंदर क्रॉसओवर ये होता सॉरी कनेक्शन ब्रेक हो गया. In short, a population of possible solution or chromosomes is generated and a fitness value for each chromosome is determined. This fitness is used to determine the likelihood that a given chromosome will survive to the next generation. यानी कि जो क्रोमोसोम अगर हम समझते हैं कि कमजोर हो रहा है, वो अच्छी जनरेशन नहीं कर रहा, तो उसको हम क्रॉस ओवर करवा देते हैं. या फिर म्यूटेशन एक टेक्निक है जिसके जरिए विदिन द सेम क्रोमोसोम हम जीन्स को रैंडमली चेंज करवा देते हैं. तो ये रैंडम चेंज जो पर्टिकुलर जीन्स की होती है, इसको हम म्यूटेशन भी कहते हैं. सो जेनेटिक एल्गोरिथम आर यूजुअली यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑप्टिमल सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. इसकी हम डिटेल जब जाके देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा आएगा. अब बाई डायरेक्शनल सर्च एक चीज होती है, ये एक सर्च टेक्निक है. सर्चिंग ए ग्राफ is quite famous problem and have a lot of practical use. We have already discussed here how to search for a global vertex starting from a source vertex using BFS, breadth first search जो हमारी थी. In normal graph search using BFS or DFS, we begin our search in one direction. क्योंकि हम जो breadth first search या हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने पढ़ी है, उसमें हम एक ही डायरेक्शन से सर्च करते हैं यूजुअली, तो अपने गोल की तरफ जाने के लिए. बट व्हाट इफ वी स्टार्ट सर्च फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस सिमल्टेनियसली? अगर हम दोनों डायरेक्शन से सिमल्टेनियसली स्टार्ट कर लें हमारी सर्च, तो फिर क्या होगा? बाई डायरेक्शनल सर्च इज ए ग्राफ सर्च एल्गोरिथम which find smallest path from source to goal vertex. It runs two simultaneous searches. Forward search from source or initial vertex towards goal vertex. Backward search from goal target to vertex towards the source vertex. यानी कि दो टाइप की यहाँ पे सर्चिंग होती हैं, एक फ्रॉम बिगिनिंग लेफ्ट टू राइट और एक राइट से लेफ्ट की तरफ. Bidirectional search replaces single search graph which is likely to grow exponentially with two smaller subgraphs, one starting from initial vertex and other starting from goal vertex. The search terminates when two graphs intersects. यानी कि दोनों ग्राफ जब इंटरसेक्ट होते हैं तो वहां पे हमारी सर्चिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बाई डायरेक्शन होती है, दोनों डायरेक्शन से राइट और लेफ्ट दोनों से ही सर्च कर रहे होते हैं. जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे सर्चिंग जो है वो क्लोज हो जाती है. जस्ट लाइक ए स्टार एल्गोरिथम, बाई डायरेक्शनल सर्च कैन बी गाइडेड बाय ए ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन. जिस तरह कल हमने पढ़ा था ए स्टार एल्गोरिथम को, कि उसमें ह्यूरिस्टिक एस्टिमेशन हमें वैल्यूज, एस्टिमेटेड वैल्यूज दी होती हैं, उनकी ही बेस पे ये सर्चिंग करते हैं ये वाले एल्गोरिथम्स. ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स